3 साल बाद खुला मौत का रहस्य। पिछले साल सन 2016 के सितंबर महीने में अलीगढ़ का एसएसपी राजेश पांडे को बनाया गया तो चार्ज लेते ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाकर सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया कि जितनी भी जांचें अधूरी पड़ी हैं उनकी फाइलें उनके सामने पेश करें। जब सारी फाइलें उनके सामने आईं तो उनमें एक फाइल थाना गांधी पार्क में दर्ज प्रीति अपहरण कांड की थी, जिसकी जांच अब तक 10 थाना प्रभारी कर चुके थे और ये मामला 12 दिसंबर 2013 में दर्ज हुआ था। राजेश पांडे को यह मामला कुछ रहस्यमय लगा। उन्होंने इस मामले की जांच सीओ अमित कुमार को सौंपते हुए जल्द से जल्द खुलासा करने को कहा। अमित कुमार ने फाइल देखी तो उन्हें काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने थाना प्रभारियों ने मामले की जांच की थी, इसके बावजूद मामले का खुलासा नहीं हो सका था। उन्होंने थाना प्रभारी दिनेश कुमार दुबे को कुछ निर्देश देकर फाइल सौंप दी। मामला काफी पुराना और रहस्यमय था, इसलिए इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए दिनेश कुमार दुबे ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए अपनी एक टीम बनाई, जिसमें एसएसआई अजीत सिंह, एसआई धर्मवीर सिंह, कांस्टेबल सत्यपाल सिंह, मोहरपाल सिंह और नितिन कुमार को शामिल किया। फाइल का गंभीरता से अध्ययन करने के बाद उन्होंने मामले की जांच फरीदाबाद से शुरू की, क्योंकि प्रीति को भगाने का जिस युवक जय कुमार पर आरोप था वो फरीदाबाद का ही रहने वाला था। दिनेश कुमार दुबे फरीदाबाद जाकर उसकी मां संध्या से मिले तो उसने बताया कि जय कुमार उसका एकलौता बेटा था। उस पर जो आरोप लगे हैं वे झूठे हैं। उसका बेटा ऐसा कतई नहीं कर सकता। उसने उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करा रखी थी। संध्या से पूछताछ के बाद दिनेश कुमार दुबे को मामला कुछ और ही नजर आया। अलीगढ़ लौटकर उन्होंने 13 जनवरी 2016 को प्रीति के पिता देवेंद्र शर्मा को थाने बुलाया, जिसने जय कुमार पर बेटी को भगाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के सामने आने पर वह इस तरह घबराया हुआ था जैसे उसने कोई अपराध किया हो। जब सीओ अमित कुमार, एसपी सिटी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने उससे जय कुमार के बारे में पूछताछ की तो पुलिस अधिकारियों को गुमराह करते हुए वह इधर उधर की बातें करता रहा। लेकिन यह भी सच है कि आदमी को एक सच छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसे में ही कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाती है कि सच सामने आ जाता है। उसी तरह देवेंद्र के मुंह से भी घबराहट में निकल गया कि कहीं जय कुमार ने घबराहट में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर ली। देवेंद्र की इस बात ने पुलिस अधिकारियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसे कैसे पता चला कि जय कुमार ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने दिसंबर 2013 के ट्रेन एक्सीडेंट के रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि थाना सासनी गेट पुलिस को 7 दिसंबर 2013 को ट्रेन की पटरी पर एक लावारिस लाश मिली थी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने देवेंद्र के साथ थोड़ी सख्ती की तो उसने जय कुमार की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसने जय कुमार की हत्या की जो कहानी सुनाई, उसकी शातिराना कहानी सुनकर पुलिस हैरान रह गई। देवेंद्र ने बताया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी ने अपने साले प्रमोद कुमार के साथ मिलकर जय कुमार की हत्या कर दी थी। इस बात की जानकारी उसकी बेटी प्रीति को भी थी। इसके बाद पुलिस ने देवेंद्र शर्मा की बेटी प्रीति और उसके साले प्रमोद को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में प्रीति और प्रमोद ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। तीनों की पूछताछ में जय कुमार की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई वो इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के नगला माली का रहने वाला देवेंद्र शर्मा रोजी रोटी की तलाश में हरियाणा के फरीदाबाद आ गया था। उसे वहां किसी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई तो रहने की व्यवस्था उसने थाना सारंग की जवाहर कॉलोनी के रहने वाले गंजू के मकान में कर ली। उनके मकान की पहली मंजिल पर किराए पर कमरा लेकर देवेंद्र शर्मा उसी में परिवार के साथ रहने लगा था। यह सन 2013 के शुरू की बात है। उन दिनों देवेंद्र शर्मा की बेटी प्रीति यही कोई 17 से 18 साल की थी और वो अलीगढ़ के डीएवी कॉलेज में 12वीं में पढ़ रही थी। फरीदाबाद में सब कुछ ठीक चल रहा था। देवेंद्र शर्मा की बेटी प्रीति जवान हो चुकी थी। मकान मालिक गंजू की पत्नी गुड़िया का ममेरा भाई जय कुमार अक्सर उससे मिलने उसके यहां आता रहता था।
वो पढ़ाई के साथ साथ एक वकील के यहां मुंशी भी था। इसकी वजह यह थी कि उसके पिता शंकरलाल की मौत हो चुकी थी, जिससे घर परिवार की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा भी रहा था। जय कुमार अपनी मां संध्या के साथ जवाहर कॉलोनी में ही रहता था। फुफेरी बहन गुड़िया के घर आने जाने में जय कुमार की नजर देवेंद्र शर्मा की बेटी प्रीति पर पड़ी तो वो उसके मन को ऐसी भाई कि उससे प्यार करने के लिए उसका दिल मचल उठा। अब वह जब भी बहन के घर आता, प्रीति को ही उसकी नजरें ढूंढती रहती। एक बार जय कुमार बहन के घर आया तो संयोग से उस दिन प्रीति गुड़िया के पास ही बैठी थी। जय कुमार उस दिन कुछ इस तरह बातें करने लगा कि प्रीति को उसमें मजा आने लगा। उसकी बातों से वो कुछ इस तरह प्रभावित हुई कि उसने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। जय कुमार देखने में ठीक ठाक तो था ही, अपनी मीठी मीठी बातों से किसी को भी आकर्षित कर सकता था। उसकी बातों से ही आकर्षित होकर प्रीति ने उसका मोबाइल नंबर लिया था। इसके बाद दोनों की बातचीत मोबाइल फोन से शुरू हुई तो जल्दी उनमें प्यार हो गया। फिर खतरों की परवाह किए बिना दोनों प्यार की राह पर बेखौफ चल पड़े। दोनों घर वालों की चोरी छिपे जब भी मिलते घंटों भविष्य के सपने बुनते रहते। जल्दी ही प्रीति और जय कुमार प्यार की राह पर इतना आगे निकल गए कि उन्हें जुदाई का डर सताने लगा था। उनके एक होने में दिक्कत उनकी जाति थी। दोनों की ही जाति अलग अलग थी। उनकी आगे की राह कांटों भरी है, ये जानते हुए भी दोनों उसी राह पर आगे बढ़ते रहे। देवेंद्र गृहस्थी की गाड़ी खींचने में व्यस्त था तो बेटी आशिकी में। लेकिन कहीं से प्रीति की मां रीना को बेटी की आशिकी की भनक लग गई। उन्होंने बेटी को डांटा फटकारा, साथ ही प्यार से समझाया भी कि जमाना बड़ा खराब है, इसलिए बाहरी लड़के से बातचीत करना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो बिना मतलब की बदनामी होगी। मां ने भले ही समझाया, लेकिन जयकुमार के प्यार में डूबी प्रीति को मां की बात समझ में नहीं आई। परेशान होकर रीना ने सारी बात पति को बता दी। बेटी की आशिकी के बारे में सुनकर देवेंद्र तिलमिला उठा। वो मकान मालिक गंजू से मिला और उनसे कहा कि वह जयकुमार को घर आने से मना करे, क्योंकि वो उसकी बेटी प्रीति को बरगला रहा है। आपका कहना ठीक है, लेकिन अपने किसी रिश्तेदार को मैं घर आने से कैसे रोक सकता हूं? आप अपनी बेटी को थोड़ा संभाल कर रखिए, मकान मालिक गंजू ने कहा। गंजू की इस बात से देवेंद्र ने खुद को काफी अपमानित महसूस किया। अब वो मकान मालिक से तो कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन जयकुमार उसे जब भी मिलता उसे धमकाता कि वह जो कर रहा है ठीक नहीं है। वो उसकी बेटी का पीछा छोड़ दे वरना उसे पछताना पड़ सकता है। लेकिन जयकुमार भी प्रीति के प्रेम में इस तरह डूबा था कि देवेंद्र की चेतावनी का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, जबकि देवेंद्र मन ही मन बौखलाया हुआ था। प्रीति की अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीख आ गई तो वो परीक्षा देने अपने मामा प्रमोद कुमार के यहां अलीगढ़ चली गई। उसके मामा अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क की बाबा कॉलोनी में रहते थे। घर वाले तो यही जानते थे कि प्रीति बस से अलीगढ़ गई है, लेकिन घर से निकलने से पहले उसने जयकुमार को फोन कर दिया था, इसलिए वो मोटरसाइकिल लेकर उसे रास्ते में मिल गया था। उसके बाद प्रीति उसकी मोटरसाइकिल से अलीगढ़ गई थी। मामा के घर रहकर प्रीति ने परीक्षा दे दी। उसी बीच प्रीति के मामा मामी अपने एक रिश्तेदार के यहां शादी में चले गए तो घर खाली देखकर उसने जयकुमार को फोन करके अलीगढ़ बुला लिया। प्रेमिका के बुलाने पर घर में बिना किसी को कुछ बताए जयकुमार उससे मिलने अलीगढ़ पहुंच गया। प्रेमी को देखकर प्रीति का दिल बल्लियों उछल पड़ा। वो प्रेमी के आगोश में समा गई। जयकुमार और प्रीति को उस दिन पहली बार एकांत और आजादी मिली थी, इसलिए उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी। ऐसे में जयकुमार ने प्रीति से वादा किया कि कुछ भी हो, हर हालत में वो उसे अपना कर रहेगा। प्रीति को भी प्रेमी पर पूरा विश्वास था, लेकिन उस दिन दोनों ने एक गलती कर दी। जयकुमार को प्रेमिका से मिलकर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वह तो उस दिन और पिला दे साकी वाली स्थिति में था। प्रीति भी भूल गई थी कि अगले दिन मामा मामी लौट आएंगे। दोनों एक दूसरे में इस तरह खो गए कि सब कुछ भूल गए। याद तब आया जब दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीति ने दरवाजा खोला तो मामा मामी को देखकर सन्न रह गई।
जयकुमार घर में ही था। प्रमोद ने अपने घर में जयकुमार को देखा तो पूछा, ये कौन है? ये जयकुमार है, मेरे मकान मालिक का साला, प्रीति ने बताया। प्रमोद को जब पता चला कि जयकुमार एक दिन पहले उसके घर आया था और प्रीति के साथ रात में रुका था, तो उसे इस बात की चिंता हुई कि ये लड़का यहां क्यों आया था। उसे दाल में कुछ काला लगा तो उसने जयकुमार को एक कमरे में बंद कर दिया और अपने बहनोई देवेंद्र को फोन करके सारी बात बता दी। देवेंद्र उस समय उत्तराखंड के रुद्रपुर में था। उसने कहा, जब तक मैं आ न जाऊं तब तक उसे उसी तरह कमरे में बंद रखना। प्रीति डर गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेमी को छुड़ाने के लिए वह क्या करे। उसने मामा मामी से बहुत विनती की कि वे जयकुमार को छोड़ दें, लेकिन प्रमोद कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने जयकुमार को नहीं छोड़ा। शाम को देवेंद्र अलीगढ़ पहुंचा तो उसने पहले ही मन तय कर लिया था कि बेटी के इस प्रेमी के साथ उसे क्या करना है। उसने रास्ते में ही शराब की बोतल खरीद ली थी और साले के यहां पहुंचने से पहले ही उसने शराब पीकर मूड बना लिया था। नशे में धुत वह साले के यहां पहुंचा तो जयकुमार को कमरे से निकालकर बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत में जयकुमार ने साफ साफ कह दिया कि वह प्रीति से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर देवेंद्र का खून खौल उठा और वह जयकुमार की पिटाई करने लगा। पिटाई करते हुए ही उसने जयकुमार से कहा, इस बार तुमने जो किया माफ किए देता हूं, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। चलो, हम तुम्हें दिल्ली जाने वाली बस में बिठा देते हैं। फरीदाबाद आऊंगा तो तुम्हारी मां से बात करूंगा। प्यार में बड़ी उम्मीदें होती है। जयकुमार को भी लगा कि शायद प्रेमिका का बाप मां से बात करके शादी करा देगा, लेकिन देवेंद्र के मन में तो कुछ और था। अब तक अंधेरा गहरा चुका था। देवेंद्र और प्रमोद जयकुमार को लेकर पैदल ही चलते हुए नगला मानसिंह होते हुए रेलवे लाइन की ओर नई बस्ती के अवतार नगर में रहने वाले अपने एक परिचित विनोद के घर पहुंचे। विनोद ने चाय बनवाने के लिए कहा तो देवेंद्र ने सिर्फ पानी लाने को कहा। विनोद ने जयकुमार के बारे में पूछा तो देवेंद्र ने बताया कि यह उसके दोस्त का बेटा है। विनोद पानी ले आया तो प्रमोद और देवेंद्र ने शराब पी। नशा चढ़ा तो दोनों जयकुमार को लेकर रेलवे लाइन की ओर चल पड़े। अब तक काफी अंधेरा हो चुका था। जयकुमार कुछ समझ पाता उसके पहले ही सुनसान पाकर दोनों ने उसे एक गड्ढे में गिरा दिया। वह संभल भी नहीं पाया। उसके पहले ही दोनों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों वहीं बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें ट्रेन आती दिखाई दी तो जयकुमार की लाश को उठाकर दोनों ने पटरी पर रख दिया। ट्रेन लाश के ऊपर से गुजर गई तो वो कई टुकड़ों में बंट गई। देवेंद्र और प्रमोद ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब कांटा निकल गया था। लेकिन अब क्या करना है, अभी देवेंद्र को इस बारे में सोचना था। उसने जो किया था उसे भले ही किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसे होशियार तो रहना ही था। सुबह प्रीति ने उससे पूछा, पापा, जयकुमार चला गया क्या? देवेंद्र ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, तू अपनी पढ़ाई से मतलब रख। कौन कहां गया, इससे तुझे क्या मतलब? प्रीति को शक हुआ। अगले दिन उसने जयकुमार को फोन किया, लेकिन उसका तो फोन बंद था, इसलिए बात नहीं हो सकी। अब प्रीति की समझ में आ गया कि जयकुमार के साथ क्या हुआ है। वो बुरी तरह डर गई। जयकुमार 2 दिन घर नहीं आया तो उसकी मां गंजू के घर गई। उसने बताया कि जयकुमार 2 दिनों से घर नहीं आया है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है, तो गंजू को भी चिंता हुई। उसने रीना से प्रीति के बारे में पूछा तो पता चला कि वह तो परीक्षा देने अलीगढ़ गई है। जब उसे पता चला कि देवेंद्र भी घर पर नहीं है तो उसने देवेंद्र को फोन करके कहा कि वह जयकुमार को वापस भेज दे। गंजू के इस फोन से देवेंद्र शर्मा घबरा गया। वह क्या जवाब दे एकदम से उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक उसके मुंह से निकल गया, प्रीति भी घर से गायब है। लगता है वो उसे कहीं भगा ले गया है। यह सुनकर संध्या परेशान हो उठी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका बेटा ऐसा भी कर सकता है। दूसरी ओर देवेंद्र परेशान था। वो गुनाह का ऐसा जाल बुनना चाहता था
जिसमें जयकुमार का परिवार इस तरह फंस जाए कि कोई कार्रवाई करने के बजाय वो बचने के बारे में सोचे। उसने पड़ोस में रहने वाले चौकीदार राकेश को बताया कि जयकुमार नाम का एक लड़का उसकी बेटी को भगा ले गया है। इसके बाद वह वकील मुन्नालाल के पास पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। वकील मुन्नालाल देवेंद्र का परिचित था। उसने उसे सलाह दी कि वह जयकुमार के खिलाफ बेटी को भगाने का मुकदमा दर्ज करा दे। इसके बाद देवेंद्र मुन्नालाल वकील और कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर थाना गांधी पार्क पहुंचा और जयकुमार के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी प्रीति को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करा दिया। यह मुकदमा 12 दिसंबर 2013 में दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच एसआई अभय कुमार को सौंपी गई। अभय कुमार ने जयकुमार को नाबालिग प्रीति को भगाने का दोषी मानते हुए जांच शुरू की तो देवेंद्र को लगा कि उसने जो किया है पुलिस उस बारे में जान नहीं पाएगी। लेकिन चिंता की बात यह भी थी कि प्रीति का वह क्या करे। अब उसे घर में रखना ठीक नहीं था। दूसरी ओर उसे पता भी चल गया था कि जयकुमार की हत्या हो चुकी है। पूछताछ में प्रीति सच्चाई उगल सकती थी, इसलिए उसने उसे धमकाया कि अगर उसने किसी को भी ये बात बताई तो वो उसकी भी हत्या करके उसकी लाश को जयकुमार की लाश की तरह रेल की पटरी पर डालाएगा। प्रीति डर गई। उसने पिता से वादा किया कि वह मर सकती है, लेकिन यह बात किसी को बता नहीं सकती। अब प्रीति को छिपा कर रखना था। इसके लिए देवेंद्र ने प्रीति को थाना सादाबाद, जिला हाथरस के गांव करसोरा स्थित अपने साले प्रमोद कुमार की ससुराल भिजवा दिया। चूंकि प्रमोद उसके साथ जयकुमार की हत्या में शामिल था, इसलिए देवेंद्र जो चाहता था उसे वैसा ही करना पड़ता था। प्रीति मामा की ससुराल पहुंच गई, जबकि पुलिस जयकुमार और प्रीति की तलाश में दर-दर भटकती रही। प्रीति से छुटकारा पाने के लिए देवेंद्र उसके लिए लड़का तलाशने लगा। थोड़ी कोशिश करके थाना वृंदावन के मोहल्ला चंदन नगर के रहने वाले पूरन शर्मा का बेटा राहुल उसे पसंद आ गया तो करसोरा से ही उसने प्रीति की शादी राहुल से कर दी। प्रीति की यह शादी 27 फरवरी 2014 को हुई। इस तरह प्रीति को ससुराल भेजकर देवेंद्र निश्चिंत हो गया। मजे की बात यह थी कि वह शांत नहीं बैठा था। वह महीने 15 दिनों में थाने पहुंच जाता और पुलिस से बेटी की तलाश के लिए गुहार लगाता। यही नहीं, वो फरीदाबाद में रहने वाले जयकुमार के घर वालों को भी धमकाता कि वे जयकुमार के बारे में पता करके उसकी बेटी को बरामद कराएं, वरना वो उन्हें शांति से जीने नहीं देगा। भले ही जयकुमार का कत्ल हो गया था और प्रीति की शादी हो गई थी, फिर भी पुलिस का डर तो देवेंद्र को सताता ही रहता था। कहीं जयकुमार की हत्या का रहस्य खुल न जाए, इस बात से परेशान देवेंद्र एक बार फिर वकील मुन्नालाल से मिला। उसने कहा कि अगर पुलिस को प्रीति के बारे में पता चल गया तो उसकी परेशानी बढ़ सकती है। पुलिस उस पर शिकंजा कस सकती थी। अब तक प्रीति गर्भवती हो चुकी थी। मुन्नालाल ने पूरी कहानी पर एक बार फिर नए सिरे से विचार किया। इसके बाद उसने सलाह दी कि वह प्रीति को पुलिस के सामने पेश करके उससे कहलवाए कि वह जयकुमार के बच्चे की मां बनने वाली है। वह उसे धोखा देकर मथुरा रेलवे स्टेशन पर छोड़कर कहीं भाग गया है। उसके बाद वह पिता के पास आ गई है। प्रीति के अपहरण के मामले की जांच अब तक कई थाना प्रभारी कर चुके थे, लेकिन कोई मामले की तह तक नहीं पहुंच सका था। शायद उन्होंने कोशिश ही नहीं की थी। जबकि पुलिस ने कई बार फरीदाबाद जाकर जयकुमार की मां एवं रिश्तेदारों से पूछताछ की थी। पूछताछ में जयकुमार की विधवा मां ने हर बार यही कहा था कि जयकुमार और प्रीति एक दूसरे को प्यार करते थे। दोनों को प्रीति के पिता देवेंद्र ने ही गायब किया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद देवेंद्र फरीदाबाद छोड़कर बल्लभगढ़ में रहने लगा था। उसने प्रीति को फोन करके कहा कि वह सास-ससुर से लड़ाई करके उसके यहां आ जाए। प्रीति पिता के हाथ की कठपुतली थी, इसलिए पिता ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। इसकी वजह यह थी कि वह नहीं चाहती थी कि उसके प्रेम संबंधों की जानकारी उसकी ससुराल वालों को हो, क्योंकि जानकारी होने के बाद वे उसे घर से निकाल सकते थे। पिता के कहने पर प्रीति ने सास से लड़ाई कर ली तो उसी दिन देवेंद्र उसे विदा कराने उसकी ससुराल पहुंच गया।
वकील की सलाह के अनुसार देवेंद्र ने 1 सितंबर 2015 को प्रीति को एसएसपी के सामने पेश कर दिया। प्रीति ने पुलिस के सामने वही सब कहा जैसा उसे वकील ने सिखाया था। एसएसपी के आदेश पर प्रीति का मेडिकल कराया गया। जिस समय प्रीति को एसएसपी के सामने पेश किया गया था, उस समय थाना गांधी पार्क के थाना प्रभारी अमित कुमार थे। मजे की बात यह थी कि उन्होंने प्रीति से यह भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि जयकुमार के साथ भागने के बाद वो उसके साथ कहां का रही। पुलिस की देखरेख में ही प्रीति ने बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने अदालत में भी प्रीति के बयान करा दिए। वहां भी प्रीति ने वही कहानी सुना दी। अदालत ने प्रीति को उसके पिता को सौंप दिया। अब तक वैसा ही हो रहा था जैसा देवेंद्र चाह रहा था। लेकिन इसी के बाद जब अलीगढ़ के एसएसपी बनकर राजेश पांडे आए तो सब उल्टा हो गया और वह पकड़ा गया। मृतक जयकुमार के घर वालों को भी उसकी हत्या की सूचना दे दी गई थी। पुलिस ने उसकी मां को बुलाकर जब जयकुमार के रखे सामान को दिखाया तो उसने बेटे के जूते और कपड़ों की पहचान करके फोटो में भी उसकी शिनाख्त कर दी। इसके बाद पुलिस ने प्रीति, देवेंद्र और प्रमोद को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। एसएसपी ने इस मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही थाना प्रभारी दिनेश कुमार दुबे को शाबाशी दी। प्रीति की ससुराल वालों को जब सच्चाई का पता चला तो वे हैरान रह गए। प्रीति ने प्रेम क्या किया, अपनी तो जिंदगी बर्बाद की ही, प्रेमी को भी मरवा दिया जो विधवा मां का एकलौता सहारा था।